नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना और अनलॉक 5 की। देश में कोरोना का असर कम नहीं हो रहा है। कोरोना ने देश में अब तक के 61,45,000 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ कोरोना कहर ढा रहा है तो दूसरी तरफ रिकवरी रेट 83% पर जा पहुंचा है, जो राहत देने वाली खबर है। इस राहत से सरकार को जाहिर तौर पर साहस मिल रहा होगा, इसीलिए सरकार अब कई गतिविधियों में छूट दे रही है। सरकार बहुत सारी चीजें खोल रही है और आगे भी खोलने जा रही है। दरअसल कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी ही होगी, नहीं तो जान भी जा रही है और पूरा जहान भी चला जाएगा। सरकार अब अनलॉक 5 में कुछ और ढील देने जा रही है ताकि ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सके। 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू होने वाला है। दरअसल पर्यटन उद्योग ठप है। लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस उद्योग को राहत मिलेगी। सिनेमा घर भी के जो मालिक हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें भी छूट मिलेगी। अब सवाल है कि क्या कोरोना के कहर के बीच ज्यादा ढील देना ठीक है? क्या सरकार के पास मजबूरी है? अगर सरकार ढील नहीं देगी तो देश की हालत और खराब हो जाएगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन सरकार अब धीरे धीरे सब कुछ खोल रही है। सरकार के लिए राहत की बात ये है कि रिकवरी रेट सबसे ऊपर है। जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा 83% रिकवरी रेट भारत की ही है। इन आंकड़ों से सरकार को राहत और साहस मिला है। अस्त अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार अब उन क्षेत्रों को खोलने जा रही है जिससे काफी लोग बेरोजगार हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर का काम करते हैं। महामारी के बीच काम भी जरूरी है। कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन महामारी अब तक कम नहीं हुई है। समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों से है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच 21 सितंबर से देश के कई राज्यों में आंशिक तौर से स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं। उम्मीद है कि सरकार स्कूल, कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस में कुछ नियम तय किए हैं। वहीं मल्टीप्लेक्स और पर्यटन को लेकर भी इस बार जरूर कोई गाइडलाइंस जारी होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सिनेमा घरों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। जैसे जैसे त्योहारी सीजन करीब आता जा रहा है, उम्मीद है कि केंद्र सरकार जनता के लिए और अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए कई तरह की ढील देने वाली है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अधिक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति भी दी जाएगी। कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेजों में ताला लटका हुआ है। हालांकि 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल स्वैच्छिक आधार पर शुरू हो चुके हैं। अगले महीने भी ऐसा ही जारी रहने की संभावना है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अगले महीने भी प्राथमिक कक्षाएं बंद रहने की उम्मीद है। इसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही जारी रखा जाएगा। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस में हालांकि ऊपरी क्लास के बच्चों को पहले की तरह सभी क्लासेस के लिए अनुमति मिलेगी। कई राज्यों ने स्कूल को खोला है तो कईयों ने एहतियातन इसे बंद रखा है। उधर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने प्रवेश परीक्षाएं शुरू कर दी हैं और नया शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शुरू होने वाला है। अनलॉक 4.0 में यानी रेस्तरां, मॉल, सैलून और जिम को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी। अनलॉक 5 के दौरान अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अधिक आर्थिक गतिविधियों की अनुमति भी मिलेगी। अभी भी कई राज्यों में तमाम तरह के प्रतिबंध जारी हैं, जिसमें ढील की उम्मीद बढ़ी है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सरकार के कई अनुरोधों के बावजूद गृह मंत्रालय ने सिनेमा घरों को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि 1 सितंबर को ओपन एयर थिएटरों को शुरू करने की छूट दी गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने पिछले महीने ही एमएचए के फिल्म थिएटरों में सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था का सुझाव दिया था। योजना के अनुसार सीटों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का खास ध्यान रखा जाएगा।
उम्मीद है कि एहतियात के साथ मल्टीप्लेक्स को भी खोलने की इजाजत मिलेगी। केंद्र की गाइडलाइन से पहले ही पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर से सभी सिनेमाघरों को खोलने का फैसला किया गया है। इसके अलावा राज्य म्यूजिकल और डांस कार्यक्रम और मैजिक शो को भी 1 अक्टूबर से 50 या इससे कम लोगों के साथ खोलने की इजाजत होगी। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। पर्यटन क्षेत्र अभी भी खुद को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अक्टूबर से स्थिति बदल सकती है क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने कुछ हिदायतों के साथ पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब हिमाचल प्रदेश जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी, तो वहीं उत्तराखंड जाने के लिए भी कोरोना टेस्ट और जरूरी क्वारंटीन पर छूट है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे राज्यों में भी प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अक्टूबर के पहले हफ्ते से प्रतिबंधों के साथ रेस्तरां और बार को खोलने की तैयारी की गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही राज्य सरकार ने लंबे समय से बंद रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए एसओपी को तैयार किया है। कोरोना ने देश को बर्बाद कर दिया है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। बेरोजगारी चरम पर है, लोगों के पास काम काज नहीं है, कंपनियों के पास पैसे भी नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील देना सरकार के लिए मजबूरी है। अब सवाल है कि आखिर कब तक देश की जनता वैक्सीन का इंतजार करती रहेगी, कब तक लोग घरों में बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे देश में कोरोना और अनलॉक 5 की। दरअसल देश में कोरोना का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना ने अब तक देश में 61,45,000 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसे में अनलॉक 5 की प्रक्रिया भी जाहिर तौर पर अब शुरू होने वाली है और ये कहा जा सकता है कि क्या पूरी तरह से अब देश खुल जाएगा। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, अपोलो अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अनीता, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर नेहा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ओबेसिटी एंड गायनी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधे हमारे साथ अभिषेक राजाराम जी जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री है। अभिषेक राजाराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक राजाराम जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे ही करती हूँ, क्योंकि जाहिर तौर पर देश को भी बचाना है और इस देश को बचाना है और जहान, यानी कि जान और जहान दोनों को बचाने के लिए सरकार कवायद लगातार कर रही है। लेकिन क्या लगता है, क्या पूरी तरह से देश खोल जाएगा या खोल दिया जाना चाहिए? अब जरूरत है इसकी भी। कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी सी मजबूर भी है कि उन्हें कुछ तो खोलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने चीजें खोल रहे हैं वो समझ में नहीं आती। जैसे अब उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हम बार खोल देंगे। बार कौन सा खोलने मजबूरी थी? बार को तो बंद रखा जा सकता है। ऐसे ही जैसे आप देखिए, दिल्ली में जो हम घूमते हैं, हमने देखा है ई रिक्शा में लोग 5-5 बैठे होते हैं। ई रिक्शा अलाउ कर दिया, लेकिन साथ साथ जिम मना कर रखा है। ऐसे ही स्कूल से वो कह रहे हैं कि स्कूल खोल देंगे, लेकिन बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। बच्चे कहाँ सुनते? तो इकोनॉमी एक लेवल पर पहुंच गई है जहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना कम है, सरकार की मजबूरी है कि लॉकडाउन आगे चला नहीं सकते, पैसा दे नहीं सकते स्टिमुलस पैकेज का, तो उन्हें अनलॉकडाउन तो लाना पड़ेगा। लेकिन समस्या उनकी ये है कि जिस तरह से वो अनलॉकडाउन ला रहे हैं वो अपने आप में गलत सिंबल है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आप ऐसे ही चलने दीजिए। इस साल को आप इसी तरह एग्जाम लीजिए या मत लीजिए, एक साल एग्जाम तो बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा। लेकिन जो सरकार खोलना चाह रही है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि एरोप्लेन में तो सब जाएंगे, लेकिन आपकी मेट्रो में दिक्कतें हैं। दिल्ली मेट्रो के हालात फिर भी ठीक है, लेकिन बॉम्बे की जो मेट्रो है उसके वीडियो बाहर आ रहे हैं। तो सरकार अपने आप में कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है, क्योंकि कोरोना से लड़कर हम जीत रहे नहीं है।
कोरोना से लड़ने में जो बुरा हाल हो चुका, सिनेमा हॉल है, वो कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल क्यों नहीं खोल सकते। ठीक है, तो चलिए ई-रिक्शा डॉक्टर में राहुल दोनों से इस साथ पे बैठ सकते। रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन सरकार की उसी तरह दिखाई दे रही है जैसे कि हमने जब लॉकडाउन हुआ था और उसको खोलने की प्रक्रिया जो हो रही थी उस वक्त देखा था कि मंदिर तो खोलने में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा हो जाता है, लेकिन मंदिरालय खोलने में नहीं होता है। तो ऐसे में ही आज जो स्थिति है कि स्कूल खोलने में तो कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन जब बार खोलने की बात आती है तो वो खतरा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्या ये वाकई कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर सोच समझ के उठाया हुआ कदम है? देखिए, ये कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। सरकार जो कर रही है उनको बिल्कुल मालूम है वो क्या कर रही है। जहां से रेवेन्यू आना है वहां से बार और मदिरा के सेवन से और बिक्री से जो सेवन से जो रेवेन्यू आता है, सरकार की नजर उस पे है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स को, गवर्नमेंट के लोगों को, उनको तनख्वाहें देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। रही बात इसके बाद अगर हम खोलने की बात सोचें तो अब शायद क्या बंद रखा जाए या क्या खोला जाए उसका कोई संदर्भ है ही नहीं। 80,000 90,000 केसेस तक हम देख चुके हैं। अब समय आ चुका है वापस से सरकार को सिर्फ इतना इंश्योर करने का कि हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, लोग सारी चीजों का पालन करें और सब चीजें खोल देना आवश्यक है। क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम अनलॉक करते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, वो सारी बैठ जाएंगी जिनसे बहुत सारे परिवार का बीड़ा चलता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए एज अ डॉक्टर हम ये कह रहे हैं, अस्पताल की सेवाएं अच्छी रखिए, अस्पताल की सेवाओं से लोग बचेंगे और इसी तरीके से हम कोरोना पे जीत सकते हैं। बंद करने का आज जो हम पहले हर बार बोलते थे, आज हम ये बोल रहे हैं कि बंद करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लोगों में डिसिप्लिन लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, अमेरिका से देखिए, आप एग्जांपल लीजिए, जितने भी ब्लैक प्रोटेस्ट हुए, क्या उससे कोरोना बढ़ा? किसी भी जगह पे जहां जहां मास्क पहन के प्रोटेस्ट किए गए, लोग ओपन में आए, क्या कोरोना बढ़ा? उन स्टेट में नहीं बढ़ा, प्रोटेस्ट के बाद। लेकिन सर, ये जो बड़े हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर तौर पे जहाँ से गैदरिंग है, जहाँ पे लोग ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं पे कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है। लिहाजी 135 करोड़ में ये संख्या बिल्कुल पीनट है, बिल्कुल पीनट। आप ये समझिए। और जिस हिसाब से मोर्टेलिटी की बात सर, 135 करोड़ में जो टेस्टिंग हो रही है वो भी तो बहुत कम है ना। तो एग्जैक्टली, पर फिर भी मोर्टेलिटी तो है नहीं कि अगर टेस्टिंग कम हो रही है तो क्या आपके अस्पताल भरे हुए हैं? क्या आपके अस्पताल में भीड़ लगी पड़ी है? क्या आपके आईसीयू इतने फुल हो गए कि लोग जमीन पे, हकीकत देखी जाए तो क्या जमीन पे लोग मर रहे हैं? ठीक है नेहा जी, सवाल इस बात को लेकर है, नेहा गुप्ता जी, डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे, लेकिन क्या जब तमाम चीजें खोल दी जाए, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे प्रॉपर, अगर सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे, तो क्या जो गैदरिंग होगी, जाहिर तौर पे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या हम उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है क्या? जो हमारी मेडिकल सेवाएं हमारे पास है, या सरकार जिस तरह से अभी कदम उठा रही है? डॉक्टर नेहा, मेडिकली आई फील वी आर फुली इक्विप्ड। हमारे हॉस्पिटल्स इस प्रोसेस में है कि हम मरीजों को एडमिट करके अपने बचाव बताते हैं उनको, वी आर वेरी वेल इक्विप्ड कि हम बाकी मरीजों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल में वी हैव वेदर द इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट। मेन प्रॉब्लम इज कि जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो फेटल नहीं है, मोर्टेलिटी इतनी नहीं है। अगर हम अब भी अपना प्रिकॉशन लेकर चले, पहनना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम मास्क पहनते हुए आगे बढ़े और इवन गैदरिंग्स में जाकर या ट्रांसपोर्ट यूज कर भी अगर हम जा रहे हैं तो भी अगर हमारा मास्क इन प्लेस है तो आई फील हमें खतरा बहुत कम है। और अब अनलॉक 5 की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है उसमें भी यही कहना है सरकार का कि हम धीरे धीरे इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के मन से डर निकालना चाहते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, जो लो रिस्क के हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर अपना
प्रिकॉशन लेकर अगर जाएंगे ठीक है, तो I don't प्रिकॉशंस think लेके कि अगर उनको जाएंगे इसकी तो कोई जाहिर problem तौर पे खतरा कम है। लेकिन सवाल इस बात को नेहा लेकर भी है जी- डॉक्टर अनीता, सर मैं लौटूंगी आपके पास, आऊंगी डॉक्टर राहुल भार्गव आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर अनीता सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर नेहा कर रही थी कि अगर हम मास्क लगा के जाएं, अगर हम मास्क लगा कर गैदरिंग वाली जगह में जाते हैं, प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, तो संक्रमण को फैलने का खतरा जो है वो कम होगा। लेकिन मैम हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं ना सिर्फ मास्क लगाकर बल्कि पीपीई किट पहन के तमाम प्रिकॉशंस लेकर जब मरीज के पास जाते हैं या फिर उनका इलाज करते हैं, तो हमने देखा कि किस तरह से कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, और ना सिर्फ एक दो बल्कि कई डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हुए हैं, कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, चाहे हम जितने भी प्रिकॉशंस कर ले, लेकिन अगर हम गैदरिंग में जाएंगे तो क्या हम कोरोना से बच सकते हैं क्या? आप ठीक क्योंकि हम लोग पूरा ये सब पीपीई लेकर जाएंगे तब भी हमारे पास एक कोरोना का हमेशा दर्द है, क्योंकि अगर हम बहुत जन अभी जैसे बताए हैं डॉक्टर लोगों को इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी वो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, तो अब गारंटी नहीं दे सकते हैं कि मास्क पहन करके, ग्लव्स पहन करके और आपको सैनिटाइजर लगा के हम पूरा प्रोटेक्शन में है। कहीं भी कहीं आप जब मास्क ओपन करके खाना खा रहे हो, कुछ पीने रहो और किसी क्लोज के साथ बात कर रहे हो, आपके इन्फेक्शन हो जाता है। हॉस्पिटल में कैसे होते हैं कि बहुत आदमी डॉक्टर्स एंड फ्रेंड्स मिलते हैं, सब मास्क ओपन कर लेते हैं, खाने के समय टेबल में बैठते हैं, तो इसी टाइम में कोरोना इन्फेक्शन होता है। तो ये मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग हमको 100% गारंटी नहीं देते हैं कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होंगे, चांस है। हम आई एग्री कि 100% गारंटी नहीं देते हैं ये चीजें, लेकिन अगर हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं जहाँ हम अपना मास्क लगाकर खा नहीं रहे हैं या लोगों के साथ सोशली क्लोज कॉन्टैक्ट। जी जी जी, ठीक है, जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर आप मास्क लगा के जाते हैं तो खतरा कम होता है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास चलते हैं पहले। डॉक्टर राहुल। नेहा जी, बार बार ये जो डर है, कितने दिन तक, कोरोना 2 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। आपको पब्लिक को अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या अस्पताल बंद हो जाएंगे, कैंसर का इलाज बंद हो जाएगा? आज आप देखिए कितने कैंसर के मरीज जिनके लिए कोविड अस्पतालों में जगह नहीं मिली, वो स्टेज 4 में दर दर भटक रहे हैं। डॉक्टर अनीता से पूछे कितने लोग, जो पहले 20% लोग शायद स्टेज 4 में आते थे, कोरोना के बाद 60 से 70% लोग स्टेज 4 में आते जा रहे हैं। तो आपका कर्तव्य ये भी होना चाहिए बहुत बड़ा कि लोगों के दिल से भय निकाल के उनपे डिसिप्लिन लाए। हम डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे, हम सरकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इंसान की, हर पब्लिक के बशिंदे की जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल जाते हैं। सरकार थोड़ी कोरोना को रोक पाएगी। आपको रोजमर्रा की जीवन जीना है, मास्क कहाँ है? आज आप सड़कों पे देखें, लोग मास्क पहन के घूम नहीं रहे। हमारे को जरूरत है डिसिप्लिन से चलने की। 135 करोड़ की जनसंख्या को अभी चाहिए डिसिप्लिन, नहीं तो बहुत सारे लोग कैंसर से मृत्यु होगी, बहुत सारे लोग बेरोजगारी से मृत्यु होगी और बहुत सारे लोग भूख से मृत्यु होगी। ये जरूरत है। आप देखिए, अब आज गुड़गांव में एक रिपोर्ट थी जिससे ये कहा कि जो फ्लाईओवर बनने थे, स्किल्ड वर्कर मिल ही नहीं रहे। स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम कैसे बढ़ेगा? जो प्रोजेक्ट रुके हुए वो कैसे ठीक होंगे? तो ये बहुत बड़ा समस्या है इस समय। चलिए, बहुत बड़ी समस्या है और जाहिर तौर से इससे निपटने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है अभिषेक जी, क्योंकि क्या जो हमने लॉकडाउन किया था, जो हमारी सरकार ने लॉकडाउन किया था, क्या वाकई आपको लगता है कि वो जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम था या फिर वो वक्त की जरूरत थी? वो वक्त की जरूरत थी। देखिए, लॉकडाउन कभी भी इस तरह सडन में नहीं लाया जाता। सरकार को लाना था, वो मजबूरी थी। अगर हफ्ते 2 हफ्ते पहले और ले आते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन लॉकडाउन लाने का जो तरीका इस्तेमाल करा गया वो बहुत गलत तरीका था। 1-2 दिन का समय बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, चले जाते। 3 महीने पुरानी बातों को बैठ के देखना सबसे आसान काम होता है। अभिषेक जी, आज बैठ के देखना, बड़ा आसान होता है। राहुल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा कि किस प्रकार
क्या अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो आखिरी चरण में ही है और ऐसे में अब पूरी तरह से छूट दे देनी चाहिए? क्या तमाम आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से खोल देना चाहिए? इस पे आज हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है अभिषेक राजाराम जी, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है देश में, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के लिए जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ हम 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने की बात की जाती है, एक तरफ हम एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये कोशिश करते हैं कि जो तमाम नौकरियां लोगों की गई है वो नौकरियां वापस आ जाए। सर, ये कैसे संभव है? अभी हालात इस कदर हैं देश की अर्थव्यवस्था की, जो -23.9% ये अर्थव्यवस्था की रेटिंग निकल के सामने आई है, जो कि अपने आप में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खराब है। तो क्या ये संभव है कि इन तमाम चीजों को मिलाते हुए हम अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से वापस पटरी पर ला पाए अर्थव्यवस्था को? जो -24% की गिरावट देखी गई है, इसके बीच कोरोना की वजह से नहीं पड़े। ये पिछले 2-3 साल में जो गलतियां सरकार ने करी है उसकी वजह से, देखिए मार्च में तो कोरोना नहीं था, मार्च का जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 3% था, जबकि 2016 में ये जीडीपी ग्रोथ 10% था। तो 10% से 3% तक जो कोरोना से पहले ही आ गया। दिक्कत बात ये है कि कोरोना ऐसे टाइम पर आया है जब हमारी इकोनॉमी बहुत समस्याओं में थी। सरकार यहाँ से बहुत अच्छा काम कर सकती है और आगे करेगी, जो मुझे उम्मीद है। मोदी जी का नेतृत्व बहुत सशक्त नेतृत्व है और बहुत अच्छी उनके पास मेजोरिटी है और विजन है कंट्री के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका जाना है, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज वॉज अ लिक्विडिटी पैकेज एंड अ लोन पैकेज, ये रिलीफ पैकेज नहीं था। तो गवर्नमेंट को रियली एक रियल रिलीफ पैकेज लेकर आना पड़ेगा और इस तरह के काम करने पड़ेंगे कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में कम हो। 45 साल का सबसे जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कहीं से भी नहीं सर, प्राथमिक तौर पर अगर हम फौरी तौर पर देखें, जाहिर तौर पे यहाँ पर राहत देने वाली जरूरत है कि कोरोना के मद्देनजर अर्थव्यवस्था खास तौर पर चरमराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इससे पहले बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन इससे बेहतर स्थिति में थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे में अब फौरी तौर पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके? अभिषेक, सरकार को सबसे पहले मॉनिटोरियम पीरियड बढ़ाना चाहिए और मॉनिटोरियम पीरियड बढ़ाने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट उस पर बेस करना चाहिए और जितने भी स्टेशनरी कॉम्प्लायंसेस है उनकी ड्यू डेट दिसंबर या मार्च 21 कर देनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर टैक्स रिलीफ देनी चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए, खासतौर से जीएसटी कम करना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करना चाहिए। उससे क्या होगा, चीजों के दाम कम होंगे। बिल्कुल। और एमएसएमई के जितने भी लोन्स हैं उस पर कैपिटल सब्सिडी दो कि हर इंटरेस्ट पर तो कंप्लीट लेवल चाहिए, तब जाकर अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे और तब जाकर हम एक सशक्त, और जो बात हो रही थी कि जो चाइना से कंपनीज जाएंगी उनको भारत लाने की बात हो रही थी, तो वो कब आएंगी? जब वो कहीं किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो उस पर सरकार ने कहा जरूर है करने के लिए, शायद कोशिश कर रही है, लेकिन उसके रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आ रहे। जो सरकार ने कहा था असेंबल इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जाहिर तौर पे इस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए कोई नीति को लेकर आइए, सिर्फ कह देने डर से कि टॉय बना दीजिए। ठीक है, तो मैं नीति की बात कर रहा हूँ कि कोई नीति नहीं आई, कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ कह देने भर से काम नहीं होता। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और मैन्युफैक्चर के क्षेत्र में जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक देश का भला नहीं होगा। हमको नेहा जी सारा काम एग्रीकल्चर, हमारे देश में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं। नेहा जी, गुरुग्राम और मुंबई में जो मिडिल क्लास की नौकरी गई उसके पीछे कौन देखेगा? बात हुई कि एमएसएमई से जॉब बढ़ेगी। आज तक पिछले 4 महीने में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया अर्थशास्त्रियों के हिसाब से एमएसएमई को, जॉब, एम्प्लॉयमेंट और नीचे चली है, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई। एमएसएमई ने अपनी डेट को कम करने के लिए उस लोन को यूज कर लिया।
ये देखिए कितना कोई लोन दिया ही नहीं है, कहाँ मिला है लोन? अगर ले तो लोन रिलीफ पैकेज पर जो है, रिलीफ पैकेज पर लोन पैकेज होता है क्या? लिक्विडिटी तो रहता है, और TDS को आपने TDS रिफंड जो था, इनकम टैक्स रिफंड जो था, उसको रिलीफ पैकेज का इस्तेमाल किया। अगर मेरा रिफंड 4 साल से नहीं मिला और आप मुझे मेरा रिफंड दे रहे तो वो बैंकिंग क्राइसिस है नेहा जी। मेरा इनकम टैक्स रिफंड 4 साल से नहीं दे रहे तो और रिलीफ पैकेज का इस्तेमाल कैसे हो गया? सरकार ने जो बैंक गारंटी रख रखी है वो बैंक गारंटी वापस कर रही है तो रिलीफ पैकेज कैसे कैसे हो गया? 5 लाख कहा एमएसएमई को सरकार के लेना नहीं, जाहिर तौर पे देखिए इस पे सोचने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लेके आना है तो जाहिर तौर पे एक रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस पर अमल करने की जरूरत है। ठीक है राहुल जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर है, जो मैम आप हालत देख रहे हैं कोरोना के मद्देनजर, पहले कोरोना के जो केसेस हैं हमने देखा कि सितंबर में ही किस तरह से कोरोना के केसेस इंक्रीज हुए, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू होते ही जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से सितंबर में 98,000 तक जो है कोरोना के केसेस निकल के सामने आए, यानी कि तकरीबन 1 लाख रुपए माफ कीजिए 1 लाख केसेस जो है वो सामने आए। लेकिन आज जो स्थिति हमने देखी, आज तकरीबन 70,000 जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये जो गिरावट आ रही है केसेस में, क्या माना जाए कि हम एक पीक पे जाने के बाद वापस डाउन जा रहे हैं क्या? देखिए, जो हमने 1 लाख केसेस देखे थे उस टाइम पर टेस्टिंग बहुत बढ़ गई थी। हम रैपिड एंटीजन RT-PCR दोनों के टेस्ट बहुत बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी रेट भी हमारी बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे IPL केसेस कम हो रहे हैं और हम शायद एक प्लाट्यू पर पहुंचे हैं, एक पीक के बाद एक प्लाट्यू पर पहुंचे हैं, जिसकी वजह से गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन टेस्ट की भी नंबर्स कम हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो अब टेस्ट के नंबर्स कम हैं, बट अच्छी बात यह है कि इसमें मोर्टालिटी हमारी बहुत कम है। बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे देश में मोर्टालिटी इतनी कम है कि अगर पॉजिटिविटी हो भी रही है तो उससे घबराने की और परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो बाकी लोगों को हम संक्रमण से रोकें, अपने आप को आइसोलेट करें और कोई भी परेशानी होने पर अस्पताल जाएं, जो कि फुली इक्विप्ड हैं और हमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के जरिए बचाया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पे चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा गुप्ता आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और अभिषेक राजाराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के जरिए हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर नेहा कर रही थी कि मोर्टालिटी रेट कम है, तो सर क्या मृत्यु दर कम है इसलिए तमाम चीजें खोल दी जाए, या फिर सरकार इसलिए निश्चिंत हो गई है कि मृत्यु दर तो कम है जी, अगर कोरोना संक्रमित लोग ज्यादा हो भी जाते हैं, इलाज मिलेगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन आखिर कब तक हम आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगाएं? बिल्कुल नेहा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, आज हम 9-10 महीने पुराना कोरोना वायरस हो चुका है। ये बात पक्की है कि कोरोना वायरस अगले 1-1.5 साल कहीं नहीं जा रहा, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसके साथ जीना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद कोरोना के साथ जीने नहीं, तो ये सरकार को पहले नहीं समझना चाहिए क्या? नहीं लगता आपको कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उससे आर्थिक तौर पे गतिविधियों को जो बंद करना हमें पड़ा, उससे बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब हुई है? क्या ये पहले नहीं सोच लेना चाहिए था क्या? नेहा जी देखिए, किसी को भी ये मालूम नहीं था कि कोरोना किस तरीके से चलने वाला, उसकी चाल ढाल रंग रूप कैसी। कितना भी बुद्धिजीवी कोई ना हो, 1918 में आखिरी बार ऐसा पैंडेमिक आया था, उसके बाद सर्स मर्स कोई भी आया हो, वो एपिडेमिक है, पैंडेमिक नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने लॉकडाउन लगाया तब तक ये विचारधारा थी कि 5 से 6 महीने में वैक्सीन आ जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी। धीरे धीरे हमने इवॉल्व किया, जैसे बच्चा बड़ा होता है कि उसकी जर्नी है, जब लिखा जाएगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉकडाउन खराब था। आप ये सोचिए, मार्च में हमारे पास क्या था? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हमारे पास क्या था? हमारे पास रेमडेसिविर नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे। उसकी वजह से जो मोर्टालिटी कम है, आज गुरुग्राम में, फोर्टिस में हम 10 में से 6 लोगों को वेंटिलेटर में बचा पाते हैं। क्यों बचा पाते हैं? क्योंकि रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, नई दवाइयां आ गई, पैथोफिजियोलॉजी ज्यादा बेटर हो गई। तो देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों के मन से भय निकालना कि आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने उनको जागरूक किया, सतर्कता लाए उनमें। आपको जीना है तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। वो लॉकडाउन इसलिए नहीं था कि सारी चीजें अचानक से आइडियलिस्टिक हो जाएंगी। हम आइडियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 4 से 5 महीने हम ये अटकलें लगा रहे थे, कयासों का बाजार गम था, इसके साथ हम ये सोच रहे थे कि 4 से 5 महीने में वैक्सीन आएगी। हमारे साथ आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं, जो कि मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आकाश जी, शुरुआत मैं आपसे ही करती हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय है। अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर लाया जाए और अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने चाहिए, क्या सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए टू ब्रिंग बैक द इकोनॉमी ऑन द ट्रैक वी नीड टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट. Right now the situation of the economy is that the last GDP data which we have is minus 23.9%. IIP, industrial production data, has contracted. Right now, joblessness is increasing. So many people have lost their jobs. ये सब डराने वाले फिगर हैं। So many people. Please don't speak over me. Please. Who is this? ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आपसे पूछूंगी सवाल। अभी आकाश जिंदल जी। So now what happens is so many people have lost their jobs and I have got data to substantiate what I am saying. GDP is the data. I mean, it is the data. So anybody who is doubting the data, I don't know from where he is getting his data. IIP, the data is here, which is there in the nation. Everybody has accepted that data. People have lost their jobs. There are many people who have been forced to go on leave without salary. There have been people whose salaries have been reduced. सर, लेकिन अभी तक जो अभी आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। आकाश जिंदल जी, लोगों की नौकरियां गई है, लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, जीडीपी अगर हम देखें तो डाउन जा चुकी है, हालत जो है बेहद खराब है। ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है कि 20 लाख करोड़ देकर एमएसएमई सेक्टर में हम बूस्ट ले आएंगे, या फिर जो कदम हमें उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो काफी है क्या? देखिए, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन सम स्टेप्स. 20 लाख करोड़ has been put into the economy, but that is more of a liquidity package rather than direct benefits. So what we now need to do is we need to increase the number of jobs. Joblessness has to be reduced, number of jobs has to be increased, GDP has to be brought back on track, and IIP figure, industrial production also needs to be fastened. So that is something which is very, very important. So now what we need is direct benefits. Now, what could be the direct benefits? Firstly, there should be reduction in income tax rates. Secondly, there should be reduction of GST, because with what happens is, if income tax is reduced, there would be money in the hands of people. Similarly, if GST is reduced, then what would happen is things would become more cheaper, more economical. And India is a price-sensitive market, so more and more people would be buying things. Once there is money in the hand of people, people would go and buy things. So these are the direct benefits which we need to give to the people, because we need to bring the economy on the track. जो है बिल्कुल यूजलेस है। हिंदुस्तानी पब्लिक जब भी पैसा आप उसको देते हो वो बैंक में डिपॉजिट होता है, ना कि वो खर्च में होता है। GDP is something which is harming the country. This is something which is harming the country, and we need to bring the economy back on track. See, we have to compete with the global peers. Anybody who is doubting that, he is not understanding global economics. That's the other person's problem. He doesn't understand global business, global economics. Now the problem is Europe, any country, ठीक है, देखिए जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेके आना है, उसके लिए तमाम कदम उठाने पड़ेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक एक करके ऐसे
कि एक एक करके अपनी बात करके आपने बैंक से निकाल के और आपके पास लोग लेबर नहीं है काम करने के लिए, वो लेबर क्या कर रही है बिहार और पटना में? ठीक है आकाश जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें कोरोना से भी निपटना है और साथ ही साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। ये सरकार के लिए आसान नहीं है, ये समझने वाली बात है कि ये सरकार के लिए आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी अपनी भूमिका निभाने की और अपने कर्तव्य निभाने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात, क्योंकि हम वैक्सीन की कर रहे थे और डॉक्टर राहुल भार्गवी कह रहे थे कि हम उम्मीद यही लगा के बैठे थे कि 4 से 5 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर अनीता वैक्सीन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हालांकि बताया यही जा रहा है कि 30 से 35 वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल के आखिरी दौर में है, कई वैक्सीन का जो आखिरी ट्रायल है वो भी फेल हो गया है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि हमें दिवाली तक कुछ बेहतर हालात दिखेंगे या फिर वैक्सीन आ सकती है, खुशखबरी मिल सकती है, तो क्या हम अभी उस दौर में चल रहे हैं और क्या ये उम्मीद की जा सकते हैं क्या? ओके वैक्सीन के बारे में हम लोग सब कोई अभी रुके हैं, वैक्सीन कब आएगा हमारे पास, बिकॉज कोरोना से बचने के लिए एक तरीका है वैक्सीन कब आएगा। बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। वन ऑफ देम इज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ट्रायल, वो जो हमारा सेरम इंस्टीट्यूट इंडिया में भी प्रिपेयर हो रहा है, स्पुतनिक रशिया में हो रहा है, बायोटेक हो रहा है, फाइजर भी कर रहा है। ये सब वैक्सीन मोस्ट प्रोबेबली स्टेज 3 and 3 में है। 3 मीन्स द फाइनल स्टेज। इस स्टेज में क्या करते हैं कि नॉर्मल आदमी को वैक्सीन देते हैं। लगातार लास्ट में क्या हुआ, एस्ट्राजेनेका स्टडी में यूके में एक मरीज का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो ट्रायल रोक दिया गया। दूसरा कंट्री में अभी दोबारा शुरू हो गया, इंडिया में भी चल रहा है फ्रॉम पुणे सेरम इंस्टीट्यूट। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव है, वैक्सीन आने वाले हैं, बट स्टिल नाउ अभी तक कोई वैक्सीन हैज नॉट गॉट अप्रूवल। हम लोग सोचते हैं रशियन का जो स्पुतनिक है शायद वो आ जाएगा, बट इतना आसान नहीं है कि वैक्सीन इतना जल्दी आ जाएगा। वैक्सीन आएगा या नहीं आएगी ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर आएगी तो वो भारत तक पहुंचनी कितनी चुनौतीपूर्ण होगी यहाँ पर, ये डॉक्टर शुक्ला आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर वैक्सीन कोई भी देश बनाता है तो उसे भारत तक पहुंचना या फिर भारत तक लेके आना ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए उसके लिए बहुत ज्यादा चुनौती नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी कास्केड बना होता है, चेन बना होता है, कोल्ड चेन से अपने आप आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पे भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल होता है कि हमारे इंडियन जीन्स पे इफेक्टिव है कि नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वैक्सीन तैयार होता ये इसमें डाउट है, इसलिए डाउट है कि बहुत सी और चीजें है, तरह तरह के और भी वायरस है जिनके वैक्सीन, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग होपफुल नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इम्यूनिटी इसकी बहुत कम है। तीसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी सेकेंड भी क्या कंटेनर तैयार है, कंप्यूटर तैयार है, जो वायरस वो कोक्यू के नाम से है, कोरोना वायरस क्यू। तो अब ये नेक्स्ट लड़ाई जो लड़नी पड़ेगी उसके लिए आपको अपनी आर्थिक और अपनी स्वास्थ्य की पॉलिसी तैयार रखनी। बिल्कुल ये पॉलिसी तैयार करनी होगी और ये भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ। आकाश जी सवाल इस बात को लेकर है कि जो मजदूर सर वापस गया है अपने गांव, अपने क्षेत्र में जो वापस चले गया है, क्या वो बड़े महानगर एक बार फिर से आ पाएगा? क्या विश्वास जगा पाएगा कि अगर हम एक बार फिर से महानगर का रुख करेंगे तो कम से कम हमें 1,000 किलोमीटर 1,500 किलोमीटर पैदल वापस तो नहीं जाना पड़ेगा? क्या वो विश्वास जगा पाएगा क्या एक बार फिर से वो मजदूर? देखिए वो विश्वास तो हम सबको जगाना पड़ेगा, उसके अंदर वो पूरे सिस्टम को जगाना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को उसे बताना पड़ेगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व्ड। वी नीड टू कम्युनिकेट टू दैट ब्रदर ऑफ आवर्स दैट वंस ही इज बैक इट्स नॉट गोइंग टू रिकर अगेन एंड अगेन। और दूसरा एक चीज, उस समय हमारे मजदूर भाई जल्दबाजी में वापस गए, लेकिन उनमें से कईयों ने इस चीज को रियलाइज किया कि वो जल्दबाजी में वापस तो चले गए, लेकिन क्या वो अच्छा फैसला था? इट वॉज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि वो गाँव गए,
गांव में जाके 1 या 2 महीने के लिए एग्रीकल्चर का रोजगार था, उससे ज्यादा लंबा रोजगार नहीं था। तो उनमें से कुछ तो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, कुछ को उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी कन्वेंस से या दे हैव हेल्प देम टू कम बैक। तो कहीं ना कहीं मजदूर भाइयों को ये भी रियलाइजेशन है कि रोजगार जो है इंडस्ट्रीज में है, बड़े शहरों में है। कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टाइम रोजगार मिला उनको जो है खेतों में, बट खेतों का रोजगार तो कुछ टाइम का होता है। तो उनको ये रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं हमें सिटीज में वापस जाना है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबको जो है वी हैव टू इंस्टिल दिस कॉन्फिडेंस इन आवर लेबर ब्रदर्स दैट यस दिस इज नॉट गोइंग टू रिअकर अगेन एंड अगेन। ये सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। और अगर कोई भी सिचुएशन आने वाले समय में ऐसी हो तो उसमें जो है उनके भोजन का, उनकी फैसिलिटीज का ध्यान रखा जाएगा। देखिए ये जो है उस समय मजदूर भाइयों का जाना गांव की तरफ एक इम्पल्सिव डिसीजन था, एक इम्पल्स में आके एक चीज थी जो समझ नहीं आ रही थी उनको, ठीक है यहाँ से छोड़ के जाया जाए, या कई जगह ऐसा था कि उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी। वहां मेरे हिसाब से कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ये कमी थी कि उनको उस तरीके से फूड और बाकी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, शेल्टर नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो लोग मजबूरी में गए। बट आज की तारीख में हम सबको रोजगार की जरूरत है, मजदूर भाइयों को भी रोजगार की जरूरत है। एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इज वेरी हाई, इट इज ड्रास्टिकली हाई। अब सिचुएशन क्या है, ऑन वन हैंड पर्सन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन हाई है, पेट्रोल डीजल की प्राइस हाई चल रही है। बिल्कुल, ये जो जाहिर तौर पे ये महंगाई जिससे बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि एक तरफ लोगों के पास कंगाली है तो दूसरी तरफ महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों के वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, कि अगर जो मजदूर गए हैं छोटे अपने गाँव में या क्षेत्रों में, वहां पर सर मेडिकल सुविधाएं उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बड़े महानगरों में हैं, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं देश के लिए और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल नहीं है। आप बात कीजिए, जब से दुनिया चल रही है एक ही रूल लागू है, डार्विन का फिटेस्ट, एलएमआर का नेचुरल प्रेडिक्शन। जो जिंदा रहेगा जीवित रहेगा और प्रेडिक्टिव लाइफ जिंदा। आपको अगला पल मालूम नहीं है। जो अर्थशास्त्री बहुत अच्छी बात बताए हैं, लेकिन वो लिमिटेड टॉक है। जब अनलिमिटेड आप रहिएगा तो टाइफाइड भी इसी तरीके से आया था और पूरा हवा क्रिएट, हैजा भी ऐसे ही, टाइवी भी ऐसे ही था। ये थोड़ा सा पैटर्न इसलिए हो गया कि एकाएक आ गया और इस समय हम लोग कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड से, इसलिए कनेक्शन खोलना पड़ा, पूरा आइसोलेशन करना। ठीक है, दूसरी बात आप नेहा जी खास चीज बता, मजदूर आ चुके हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रियां खुल रही हैं, हम लोग कमरे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं एंड दे आर बेस्ट वर्क। आप पे हम कभी भरोसा नहीं रख सकते। मेरी सास अपनी है, आप इतना चीजें नहीं जुड़ा सकती। कल को 2 बार, कई बार 14 बार आ सकता है। मेडिकल फैसिलिटी, हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ी समस्या है। जी आऊंगी सर, डॉक्टर साहब आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी एक सवाल मेरा डॉक्टर अनीता जी से है। डॉक्टर अनीता, सवाल इस बात को लेकर है, ये भी कई केसेस निकल के सामने आए हैं कि एक बार कोरोना संक्रमित मरीज हो जाता है, उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, फिर कोरोना संक्रमित हो जाता है। इस तरह के भी केसेस निकल के सामने आए हैं, तो ये कितना ज्यादा डरावना है? नेहा आपने ठीक है बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी हैं, इंडिया में आ रहे हैं, विदेश में भी आ रहे हैं कि कोरोना हुआ है, कोरोना ठीक हो गया, बाद में दोबारा कोरोना वायरस आ गया। हम लोग को कोरोना वायरस के बारे में फुल पता नहीं है। हम लोग अभी सीख रहे हैं, देखने के बाद टेस्ट भी हो रहे हैं, और ये भी उम्मीद है कोरोना वायरस म्यूटेशन कर रहा है। एक 2 नया म्यूटेशन निकल गया है कोरोना वायरस में, शायद म्यूटेटेड स्ट्रेन दोबारा वापस आ रहा है, एक बात है। दूसरा बात है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद हम लोग को इम्यूनिटी नहीं हो रहा है, हमारा शरीर में इम्यूनिटी नहीं हुआ दूसरा इन्फेक्शन हमको टैकल करने के लिए। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी, म्यूटेशन ऑफ द वायरस और अननोन रीजन, पता नहीं है किसको आता है। तो हम लोग जो बोलते हैं कोरोना वॉरियर, कोरोना सर्वाइवर, इट डजंट गिव यू प्रोटेक्शन, उसको नहीं देते हैं प्रोटेक्शन कि दोबारा आपको ये वायरस नहीं अटैक करेगा। ये बहुत डरने का बात है। हम लोग को पता नहीं है, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं है, देश को भी नहीं है।
तो ठीक है देश को ठीक है ठीक है मैम, ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है कि इम्यूनिटी बढ़ती है, पहले कम होती है तो संक्रमित हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है ठीक हो जाता है, फिर इम्यूनिटी घट जाती है। सर वो घटे ना, इम्यूनिटी बरकरार रहे, उसके लिए अब क्या कुछ लोग करें? संक्षिप्त में बताइए। नेहा जी, दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज का मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि सब लोग इस देश में सिर्फ किसानों को और रोजगार जो लेबरर्स चले गए उनके बारे में बात करते हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। नहीं, आप मेरे सवाल क्या, जिसकी गुड़गांव मुंबई में नौकरियां जा रही है, उनका हितैषी कौन है? उनका कोई हितैषी नहीं है। यही देश की विडंबना है कि लेबर को और किसान से लगता है कि सलाह दे दीजिए सर, वो गलत बात है। सलाह दे दीजिए उन मरीजों को कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रहे, ये बता दीजिए सर। मैं बता दूं, बात आते हैं इम्यूनिटी की। जो आप बात कह रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन हुआ और इम्यूनिटी आती है और उसके बाद चली जाती है, ये स्वाभाविक है, हर इन्फेक्शन में ऐसा ही होता है। पर क्योंकि मेमोरी टी सेल रहते हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार का इन्फेक्शन वापस आएगा तो मैं उससे लड़ूंगा, वो इम्यूनिटी की बात होती है जो टी सेल इनफाइट करता है। इसीलिए यही वैक्सीन का प्रिएम्बल है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन होगी जो टी सेल को बना पाएगी और टी सेल रखेगी शरीर में लंबे समय तक। एक बार टीकाकरण से, जैसे पोलियो है, जैसे मीजल्स है, जैसे चिकन पॉक्स है, कि एक बार लगाएंगे। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी और लोगों को कम से कम कोरोना से निजात मिल पाएगी। माफ कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे कार्यक्रम समाप्ति करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे एक तरफ कोरोना वायरस है तो दूसरी तरफ बेपटरी अर्थव्यवस्था, दोनों को बेहतर करना है। कोरोना वायरस को खत्म करना है तो बेपटरी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है, जिसके लिए सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। कोशिश यही करनी है कि आप भी अपना कर्तव्य, आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और जब भी बाहर घर से निकले तो मास्क और पूरे प्रिकॉशंस के साथ ही निकले, ताकि कोरोना को फैलने से कम रोका जा सके और खुद को और अपने पूरे परिवार को आप सुरक्षित रख सकें। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।